डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम समझेंगे पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। पाइपलाइनिंग को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक हम समझेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? आपके पास वैसे सिस्टम है जो एक टाइम पे काफ़ी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर पहली लाइन में मेंशन किया गया है कि सिस्टम एबल टू परफॉर्म सेवरल ऑपरेशन इन अ सिंगल टाइम। उसको समझते बेसिकली, अगर आपके पास सिस्टम है जहाँ पर ALU आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कोई काम कर रहा है, आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है, बट वही टाइम पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से फैच कर लेना, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वैसा करने में कोई मसला नहीं है। इसीलिए वैसे टाइप के फैचिंग को आप क्या बोलेंगे? दैट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग करना क्यों होता है? उसका बेसिक रीज़न होता है इंक्रीजिंग द कंप्यूटेशनल स्पीड। आपका काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, कंप्यूटेशन आपका क्विकली हो। और अगर कंप्यूटेशन आपका क्विकली होगा तो उससे जो अचीवमेंट मिलेगा वो क्या होगा? आपका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा, इसलिए आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बेसिकली पर्पस रहता है पैरेलल प्रोसेसिंग का। आओ इसको समझते हैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल से। आप जानते हो कि शिफ्ट रजिस्टर, जो बेसिक शिफ्ट रजिस्टर होता है, अगर 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर की बात करें, यहाँ पे मैं जो लेफ्ट हैंड साइड इमेज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स अरेंज होते हैं और ये फ्लिप फ्लॉप्स के लेफ्ट हैंड साइड से सीरीज़ ऑफ इनपुट्स आता है और राइट हैंड साइड से आउटपुट डिलीवर होता है। बट जब आपका पहला इनपुट आता है, वो पहला इनपुट पहले फ्लिप फ्लॉप को दिया जाता है, पहला फ्लिप फ्लॉप उसे प्रोसेस करता है, फिर वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को पास ऑन करता है। जब सेकंड फ्लिप फ्लॉप उसको प्रोसेस कर रहा होता है, वही मीन टाइम में आपके पास से जो आगे से सीरियल डेटा आ रहा है वहाँ से सेकंड बिट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है। सिमिलरली जब आपकी फर्स्ट बिट थर्ड फ्लिप फ्लॉप के पास पहुंचेगी, वही टाइम पे आपका सेकंड बिट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के पास सेकंड फ्लिप फ्लॉप के पास पहुंच गई होगी और आपकी नई बिट फिर से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के पास आएगी। इससे क्या बेनिफिट होगा? एक जो आपका बिट है वो 4 फ्लिप फ्लॉप को जब पास ऑन करेगा और वो आउटपुट बनेगा, वही मीन टाइम में दूसरे बिट भी प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे और ये प्रोसेस को आप बोल सकते हैं डेट इज़ सीरियल फैशन, जहाँ आप सीरियली काम करते हो। बट यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहेगा? जब कभी भी आप ये काम करते हो तो आप फर्स्ट जब इनिशिएट करते हो तब आपके पास आगे के 3, मतलब पहला फ्लिप फ्लॉप बिजी रहेगा, बट पीछे बाकी के 3 जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो आइडियल रहेंगे। सिमिलरली जब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीटिंग फेज पे होगा तो आपका लास्ट फ्लिप फ्लॉप प्रोसेस करता होगा, तब आगे के 3 फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेंगे। बट ये चीज़ को अगर हम समझेंगे पैरेलल लोड से, ये जो सेकंड फिगर आपको बताया गया है, सेकंड फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि लोड हर फ्लिप फ्लॉप को पैरेलली दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर पैरेलल में दे दिया गया है, सिमिलरली यहाँ पर पैरेलल में दे दिया गया है, सिमिलरली यहाँ पर पैरेलल में दे दिया गया है, सिमिलरली यहाँ पे भी दे दिया गया है। इससे क्या बेनिफिट होगा? हर फ्लिप फ्लॉप अपने आप से काम करने लगे, जितनी भी बिट्स आएगी वो बिट्स उसके पास पहुंचेगी, वो फ्लिप फ्लॉप प्रोसेस करने लगेगा और ये बोला जाता है दैट इज़ शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। ठीक, इसको और अच्छी तरह समझते एक और अच्छी फिगर है इसके बाद वाली स्लाइड में। आप देख सकते हो ये फिगर के अंदर यहाँ पर जो इन्होंने समझाने की कोशिश की है वो क्या है? आपके पास एक बेसिक एग्जीक्यूशन यूनिट होता है जहाँ पे एक ALU आपके पास होता है, जिसमें ALU आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब काम करता होता है। बट अगर मैं मेरा एग्जीक्यूशन यूनिट को बहुत सारे फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे कि एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीजर, मल्टीप्लाई, लॉजिक यूनिट, शिफ्ट यूनिट, इंक्रीमेंटर, फ्लोटिंग पॉइंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आपके या मेमोरी में से प्रोसेसर रजिस्टर आपका इंस्ट्रक्शन फैच करके वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि आपके आए गए 2 नंबर इंटीजर्स है और आपको इसको एडिशन करना है, तो आप इसे दे देंगे डेट इज़ एडर कम सब्ट्रैक्टर को। और अगर वही टाइम पे नेक्स्ट अगर आप डेटा फैच कर रहे हो, बिकॉज इंस्ट्रक्शन भी फैच करे, बिकॉज उसने उसको डेटा में एड्रेस सब्ट्रैक्टर इंटीजर को दे दिया। अब नेक्स्ट फैच कर रहे हो जब आपको देखा जा रहा है कि आपको सिर्फ इंक्रीमेंट करना है, तो आपका फोर्थ फिफ्थ यूनिट यहाँ पर इंक्रीमेंटर अवेलेबल, उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि वो आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम शुरू है। थर्ड सिमिलरली अगर उसके बाद वाला है फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, तो फ्लोटिंग पॉइंट को दे दिया जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके पास मल्टीपल फंक्शन यूनिट होने की वजह से
आप एक ही साथ में काफ़ी काम पैरेलल कर सकते हो और इसीलिए इसको बोला जाता है डेट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। आई होप सो आपको पता चल रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि शिफ्ट रजिस्टर को समझने की कोशिश की, फिर शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड समझने की कोशिश की और ये फंक्शनल यूनिट। सही है, आई होप सो आपको पता चल रहा है। अब हम चाहते हैं फ्लिन क्लासिफिकेशन। फ्लिन क्लासिफिकेशन क्या है? जब पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कशन आया तो फ्लिन ने अपने इंस्ट्रक्शन को और अपने क्लासिफिकेशन को सेग्रीगेट किया 4 टाइप में कि आपके ये आप होंगे हमेशा ये 4 फेज़ में। आपका इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता होगा तब ये 4 फेज़ होगा। कौन सा पहला? दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ये जितने भी सभी नेक्स्ट फिगर में आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएंगे। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ये क्या होता है समझते हैं हम। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने फिगर दिया गया दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इसका मतलब क्या हो, आपको एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन इनपुट दिया जाता है और एक वही टाइम पे मेमोरी में से एक डेटा को लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कंट्रोल यूनिट आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपका प्रोसेसर यूनिट आपकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने जो प्रोवाइड किया गया दैट इज़ कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन देता है, प्रोसेसर यूनिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट करने के टाइम पे वो मेमोरी में से डेटा लेगा या मेमोरी में डेटा प्रोवाइड करेगा। इसीलिए यहाँ पे टू वे बाई डायरेक्शनल एरो दिखाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल डेटा है सिंगल एग्जीक्यूशन हो गया और ये बेसिक है, इसके अंदर कोई पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ चले जाऊँ डेट सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन एक ही करना है। डेट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशन करना है बट मल्टीपल डेटा, एक ही साथ में काफ़ी डेटा आ रहे हैं आपके पास। एज फॉर एन एग्जाम्पल आपको करना है 8 नंबर के बिट्स में एडिशंस, तो आपके पास इतने प्रोसेसर यूनिट होने चाहिए कि जो मेमोरी के साथ एसोसिएट करे, मेमोरीज में से डेटा फैच करे और अपना काम करे। इसीलिए देख रहे हो आप यहाँ पे काफ़ी प्रोसेसर यूनिट डिस्क्राइब किए गए। हर प्रोसेसर यूनिट मेमोरी में से डेटा ले रहा है, आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन कॉमन प्रोवाइड किया गया, आपको ये काम करना है बट काम किस पे किया जाएगा, अलग अलग डेटा पे। इसलिए इसे बोला जाता है डेट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। आई होप सो पता चल रहा है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा क्या है। सही, आगे जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नाउ कम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। और ये आप शायद नाम ही इसकी फॉर्मेट को सुन के अजीब लगेगा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, अलग अलग काम करने बट एक ही डेटा पे करना है। रियल टाइम में देखने जाए तो ऐसा हम कभी नहीं करते, इसलिए इसको रियल टाइम फ्लिन क्लासिफिकेशन नहीं बोला जाता है। ये अप्रोच कभी देखने नहीं मिलता है बट समझने के लिए जब आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे मतलब आपके पास मल्टीपल कंट्रोल यूनिट होंगे। इसीलिए आप देख सकते हो मल्टीपल कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड किए गए और वो कंट्रोल यूनिट किससे एसोसिएट करते हैं, अपने खुद के प्रोसेसर के साथ। इसलिए प्रोसेसर यूनिट भी आपको यहाँ देखने मिल रहा है। बट दिक्कत क्या है, ये सभी को काम कहाँ से करना है, एक सिंगल मेमोरी में से करना है, दैट इज सिंगल डेटा के ऊपर काम करना है। क्लियर, ये नॉर्मली देखा नहीं जाता है। हम आते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। आप शायद समझ गए होंगे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कि आपके पास मल्टीपल कंट्रोल यूनिट होने चाहिए। मल्टीपल डेटा मतलब क्या, हर कंट्रोल यूनिट से एक एसोसिएटेड प्रोसेसर होना चाहिए, उससे एसोसिएटेड मेमोरी होनी चाहिए। आप देख सकते हो वैसा ही है, प्रोसेसर है उससे एसोसिएटेड मेमोरी है, प्रोसेसर है उससे एसोसिएट मेमोरी है, प्रोसेसर उससे एसोसिएट मेमोरी। अगर पिछली वाली फिगर को याद करें जहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा था, तब वहाँ पर फिगर ये वाला सेम था, इतना फिगर, बट डिफरेंस कहाँ था, यहाँ पे एक ही कंट्रोल यूनिट था बिकॉज एक ही इंस्ट्रक्शन पाया जाता था। यहाँ बोल रहे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। कोई इंस्ट्रक्शन आएगा ऐड करो, कोई आएगा सब्ट्रैक्ट करो, कोई आएगा डिवीजन करो, कोई आएगा मल्टीप्लाई करो, कोई आएगा इंक्रीमेंट करो, कोई बोलेगा डिक्रीमेंट करो। डेटा भी अलग अलग है, इसीलिए यहाँ से कंट्रोल यूनिट जितने हैं अलग अलग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास खुद के इंडिविजुअल प्रोसेसर होंगे और वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा मेमोरी के ऊपर, मेमोरी से डेटा लेके, इसलिए खुद की रिस्पेक्टेड एसोसिएटेड मेमोरी। इज इट क्लियर? और अच्छी तरह समझने के लिए एक और फिगर, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा की ही आर्किटेक्चर है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास प्रोसेसर 3 बताए गए। क्यों प्रोसेसर 3? बिकॉज आपके पास 3 अलग अलग काम करना है आपको, इसीलिए डेटा इनपुट 1, डेटा इनपुट 2, डेटा इनपुट 3, यहाँ से डेटा का इनपुट मिल रहा है आपको, देख रहे हो आप, यहाँ से ऊपर से इंस्ट्रक्शन का इनपुट मिल रहा है।
मतलब ये पहले प्रोसेसर को एक डेटा इनपुट भी मिला, ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला, उसने काम किया, आउटपुट दे दिया। सिमिलरली सेकंड प्रोसेसर है, उसको रिस्पेक्टिव डेटा मिला, मतलब मल्टीपल डेटा वाला कंसेप्ट, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, यहाँ से इंस्ट्रक्शन 2 मिला, कुछ अलग इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको डिवीजन करना है, थर्ड बोल रहा है आपको फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट करना है। तो यही सब पैरेलल एक ही साथ में जब काम होने लगेंगे तो ये स्ट्रक्चर को बोला जाएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। तो आई होप सो आपको फ्लिन के जितने भी क्लासिफिकेशन, जो 4 क्लासिफिकेशन है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, बहुत ही अच्छी तरह पता चल गए। ठीक, चलो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पाइपलाइन, जो ये चैप्टर का कोर है। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या? ये वैसी टेक्निक है जहाँ पे आप अपने एक काम को सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे और वो हर सेगमेंट अपना खुद का काम इंडिविजुअली करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डीकम्पोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ सब ईच सब ऑपरेशन बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट। अपना खुद का सेगमेंट है, वहाँ पे वो काम करते हैं, और जो काम करते हैं फिर वो नेक्स्ट को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए डेट ऑपरेट कॉन्करेंटली विद अदर सेगमेंट्स, और तभी अदर सेगमेंट भी काम करेगा। सही, इसको अब आगे फिगर आएगा तो आपको और अच्छी तरह पता चल जाएगा। और ये किया कैसे जाता है, इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए कि एक आपके पास रजिस्टर होगा जो आपके डेटा को होल्ड करेगा। रजिस्टर से एसोसिएटेड एक कॉम्बिनेशन सर्किट होगी, कॉम्बिनेशन सर्किट रजिस्टर के पास से डेटा लेगा, और वो कॉम्बिनेशन सर्किट में वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट जाएगा, और ये आउटपुट कहाँ जाएगा? नेक्स्ट सेगमेंट को दिया जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। एग्जाम्पल देखिए क्या है। यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम क्या दिया है, आपको ये छोटा सा काम करना है, AI मल्टीप्लाई बाई BI प्लस CI, बट ये एक इंस्ट्रक्शन की नहीं, ऐसे 7 इंस्ट्रक्शन, इसलिए लिखा I इज इक्वल टू 1 2 7, मतलब A1 क्रॉस B1 प्लस C1, फिर नेक्स्ट करेंगे A2 क्रॉस B2 प्लस C2, A3 क्रॉस B3 प्लस C3, एंड सो ऑन अप टू A7 क्रॉस B7 प्लस C7। अगर ये चीज़ को हम समझने की कोशिश करें कि इसको पाइपलाइनिंग कंसेप्ट के कैसे कैसे किया जाएगा, अगर मैं इंडिविजुअल करूँ तो जब A1 क्रॉस B1 प्लस C1 होगा तब A2 और B2 कुछ काम नहीं कर सकेंगे, और पाइपलाइनिंग क्या बोलता है, तब वो काम करने चाहिए। अब आपके प्रॉब्लम को सेगमेंट में डिवाइड करने चाहिए। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि आप देख सकते हो जो आपका AI और BI, यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे जो आपका AI BI किसे प्रोवाइड किया जाता है? R1 और R2 को। मतलब क्या हुआ, आपका जो पहला इनपुट A1 B1 किसके पास जाएगा? R1 और R2 के पास जाएगा, और ये खुद अपना काम करें, इसीलिए उसको कहाँ प्रोवाइड किया? नेक्स्ट में, दैट इज मल्टीप्लायर। और जब में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसको कहाँ सेव कर दिया जाएगा? R3 में सेव कर दिया जाएगा, और वही टाइम पे आपके पास जो आगे आपका C1 था उसे इनपुट में लिया जाएगा, और वो कौन देगा इनपुट में? डायरेक्ट उसको रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया जाएगा R4, और ये करेगा एडिशन, और मिल जाएगा यहाँ पे आपके पास R5। इज इट क्लियर? यही चीज़ को इन्होंने यहाँ मेंशन करने की कोशिश की। अब देखिए ये जो राइट हैंड साइड फिगर है वो क्या है, जब आप पहला क्लॉक पल्स आपका आएगा और पहले आप काम कर रहे हो, तब क्या होगा? पहला सेगमेंट जो है आपके पास, पहला सेगमेंट में क्या होगा? सिर्फ A1 और B1 होगा आपके पास। इसलिए यहाँ पर जो देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका पहला सेगमेंट है, ये आपका सेकेंड सेगमेंट है, और ये आपका थर्ड सेगमेंट है। क्लियर? पहले सेगमेंट में क्या मिला? A1 B1, ये किसे प्रोवाइड किया गया? R1 और R2 को। जब ये सेकेंड सेगमेंट में जाएगा, मतलब A1 क्रॉस B1 होने वाला है, और साथ में वहाँ से C1 मिल जाएगा, इसलिए आप देख सकते हो A1 क्रॉस B1 हुआ यहाँ पर, और C1 प्रोवाइड। तब आगे मीन्स जो पहला सेगमेंट में था वहाँ पे A2 और B2 को इनपुट दिया गया, समझ रहे हो? इसलिए A2 B2 तब मिल गया। सिमिलरली जब A1 क्रॉस B1 और C1 जो सेग्रीगेट है वो यहाँ पर जाके पहुँचेंगे A1 क्रॉस B1 प्लस C1, जो आपका मेन काम है, तभी जो आपका यहाँ पे A2 B2 था वो कहाँ पहुँच चुका है? A2 क्रॉस B2 और C2। और मीन टाइम में जब वहाँ पे A3 और B3 को लेने में आया, इसका मतलब क्या हो? पहली क्लॉक साइकिल पे आपके पास सिर्फ A1 B1, बट आपकी जब सेकेंड क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट होगी तो सेगमेंट 2 भी वर्किंग में आ चुका है, सेगमेंट 1 अपना नया इनपुट ले चुका होगा। जब आप थर्ड क्लॉक पल्स में जाएंगे तो आपका जो सेकेंड सेगमेंट है उसने अपना काम थर्ड सेगमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है। सिमिलरली सेगमेंट 1 ने अपना काम सेगमेंट 2 को फॉरवर्ड कर दिया, और सेगमेंट 1 अपना फ्रेश नया इनपुट ले रहा है। इज इट क्लियर? और यही बेसिस पे आप देखेंगे पूरा काम 9 क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? आई होप सो पता चल रहा है आपको।
फाइन, जब पहली क्लॉक पल्स होगी तो सेगमेंट 1 वर्किंग, सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 आइडल, और जब लास्ट होगी तब सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 आइडल, सेगमेंट 3 ओनली वर्किंग। इज इट क्लियर? ओके। एक और एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर 4 अलग अलग सेगमेंट्स बनाए, इसीलिए जो S1 S2 S3 ये सेगमेंट्स है, देख रहे हो आप। फाइन, सेगमेंट्स मीन्स जहाँ पे काम होने वाला है, कॉम्बिनेशन सर्किट होगी वहाँ पर, सिक्वेंशियल सर्किट होगी, कोई भी चीज़ अवेलेबल होगा। फाइन, ये चीज़ प्रोसेस करके किसको दी जाएगी? रजिस्टर को, और ये रजिस्टर किसे? नेक्स्ट सेगमेंट को प्रोवाइड करेगा, एंड सो ऑन। मतलब यहाँ आपके पास कितने सेगमेंट? 4, और इसको प्रेजेंट किया टाइम स्पेस डायग्राम में, ये 4 सेगमेंट आप देख सकते हो। सही है? ओके। तो सबसे पहला जब काम होगा, आपके पास कितने टास्क है? 6 टास्क है यहाँ पे, टोटल 6 टास्क कंप्लीट करने हैं आपको। कितने? 6। मतलब पहला टास्क जब आएगा वो कहाँ, जब तक वो चौथे सेगमेंट से बाहर निकले तब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। मतलब पहला टास्क T1 आया तो उसने कहा वो सेगमेंट 1 में ही था, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर T1 मेंशन किया उन्होंने। जब ये अपने आपको दूसरे सेगमेंट में ले गए यहाँ पर, वही टाइम पे यहाँ पर T2 आ चुका था, इसलिए आप देख सकते हो नेक्स्ट में क्या किया, सेगमेंट 1 में T2 है, सेगमेंट 2 में T1 है। सिमिलरली जब आपका सेकेंड सेगमेंट में से वो इनपुट थर्ड सेगमेंट में जाएगा, तब आपके पास जो सेगमेंट 1 था उसने सेगमेंट 2 को दे दिया और आपको नया मिला। मतलब T3 यहाँ पर होगा, T2 होगा और यहाँ पर T1 होगा। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर T1 T2 T3 मेंशन किया। सिमिलरली जब T1 यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से T2 मिल चुका होगा, यहाँ पर T3 और T4 नया आ चुका होगा, इसलिए यहाँ पर T4 मेंशन किया। अब यहाँ से आउटपुट बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर T1 अब कंप्लीट हो चुका है। इज इट क्लियर? मतलब जो पहला टास्क है उसको मिनिमम 4 साइकिल ट्रैवल करना पड़ेगा और तब जाके पहला आउटपुट बाहर आएगा। मतलब पहला आउटपुट बाहर आने के लिए आपको 4 साइकिल का वेट करना पड़ेगा, उसके बगैर पहला कोई भी जो इनपुट दिया था वो बाहर नहीं आ सकेगा। आई मीन टू से दैट जितने सेगमेंट्स होंगे इतने सेगमेंट्स वो प्रोसेस करेगा, फिर ही वो आउटपुट बनेगा। तब तक तो अपने आप को वो इनपुट बना के ही यहाँ पर रखेगा। क्लियर? फाइन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास के सेगमेंट पाइपलाइन है, जैसे हमारे पास अभी 4 सेगमेंट पाइपलाइन थी, और हर एक सेगमेंट में जो क्लॉक टाइम कितना रहता है? टीपी रहता है, कंप्लीशन टाइम। तो इसका मतलब क्या हो, जब आपका पहला टास्क T1 जब कंप्लीट होगा तो T1 कितने सेगमेंट तक जाएगा? 4 सेगमेंट में जाएगा, इसलिए यहाँ पे के किया और टीपी, और हर सेगमेंट रिस्पेक्टिव एक क्लॉक पल्स होगा। मतलब उसको कंप्लीट T1 टास्क को कंप्लीट होने में कितना लगेगा? K इंटू टीपी। क्लियर? फाइन। अब इसके बाद वाले कितने टास्क बचे आपके पास? एक टास्क कंप्लीट हो गया, आपके समझो कि n टास्क है, मतलब अब n-1 टास्क बचे आपके। फाइन, बट अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आउटपुट कब आएगा? अब हर क्लॉक पल्स पे आपको आउटपुट मिलेगा। कैसे? यहाँ पे T1 मिला तो अब T2 उसके बाद वाले नेक्स्ट क्लॉक पल्स में मिल ही जाने वाला है। T2 को फिर से इतना वेटिंग नहीं रहेगा, बिकॉज पाइपलाइनिंग कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होगा? T2 मिल जाएगा नेक्स्ट में, T3 उसके बाद मिल जाएगा। मतलब क्या कि पहला टास्क कंप्लीट होने के बाद उसके बाद वाले जितने भी टास्क है वो हर नेक्स्ट क्लॉक पल्स साइकिल पे बाहर आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे नोट में मेंशन किया गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द रिमेनिंग n-1 टास्क इमर्ज फ्रॉम द पाइपलाइन एट द 1 टास्क पर 1 क्लॉक साइकिल, तभी निकल जाएंगे। मतलब अब क्या हुआ? n-1 इंटू टी पी, मतलब टोटल कितना हुआ? के टी पी प्लस n-1 इंटू टी। अगर टी पी को मैं कॉमन निकाल दूँ तो क्या बनेगा? के प्लस n-1, और टी पी अभी भूल जाओ, तो जितनी भी क्लॉक, तो टोटल इतना क्लॉक साइकिल चलेगा। अब एक क्लॉक साइकिल फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड लेता है, तो आपको k प्लस n-1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। इज इट क्लियर? इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया है? पाइपलाइन रिक्वायर k प्लस n-1 क्लॉक साइकिल्स। आई होप सो मैथमेटिकली भी आपको पता चल। क्लियर? ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कंपैरिजन आएगा। अब वैसा समझिए कि आपके पास ये पाइपलाइन कंसेप्ट नहीं है, नॉन पाइपलाइन का स्ट्रक्चर है, और आपके पास टोटल कितने टास्क है? समझिए कि n टास्क है, इसलिए मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आपके पास कितने टास्क है? n टास्क है, और जो टाइम लगता है वो कितना है? Tn। एक को कंप्लीट होने में Tn टाइम लगता है। आप देख सकते इक्वल टू Tn, मतलब टोटल कितना हुआ? n क्रॉस Tn। एक टास्क को Tn और उसको होगा n क्रॉस Tn। क्लियर है? ओके। अगर मैं स्पीडअप को समझूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव भी पूछी जा सकती है, स्पीडअप। स्पीडअप का मतलब क्या होता है? वो रेशियो कि जो
नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन स्ट्रक्चर हो उसको स्पीड अप बोला जाता है। तो अगर मैं नॉन पाइपलाइन का देखने जाऊँ तो क्या दिएगा, एन क्रॉस टी एन, और पाइपलाइन स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, के प्लस एन माइनस वन क्रॉस टी पी। क्लियर है इतना? ओके। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं एन बहुत बढ़ा दूँ, एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, आप सेगमेंट तो लिमिटेड रखेंगे ना, सेगमेंट आपके पास 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, कितना होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो, बट एन की वैल्यू आपके पास नंबर ऑफ टास्क इन्फिनिटी में चला जाए तो आपके पास के की वैल्यू का कोई फिर इंपॉर्टेंस नहीं रहता। मैथमेटिकली में मैथमेटिक्स क्या बोलता है, व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपका के प्लस एन माइनस वन की वैल्यू एन ही हो जाने वाली है, बिकॉज तभी के माइनस वन उसमें से करेंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, मतलब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन, मतलब के प्लस एन माइनस वन को फिर मैं एन लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया के प्लस एन माइनस वन टेंस टू एन। मतलब क्या हो, आपके पास जो स्पीडअप था एन क्रॉस टी एन ओवर एन क्रॉस टी पी, यहाँ पे एन और एन कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ टी एन ओवर टी पी। क्लियर? फाइन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ़ वी एज्यूम दैट द टाइम इट टेक टू प्रोसेस अ टास्क इज सेम इन द पाइपलाइन नॉन पाइपलाइन। अगर पाइपलाइन का जो पहला कंप्लीट हुआ था, आपको याद हो तो पाइपलाइन में तो कितना लगा था, के क्रॉस टी पी लगा था, और नॉन पाइपलाइन में पहले में इतना ही लगने वाला है ना, और वो तो हर बार इतना ही लगेगा। तो कैन आई चेंज जो टी एन की वैल्यू है उसको मैं के टी पी से रिप्लेस कर सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर कर सकता हूँ। उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टी एन की जगह क्या लिखूँगा, के टी पी ओवर टी पी, और यहाँ पे टी और टी पी क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। इज इट क्लियर? फाइन। मतलब क्या हुआ, आपका स्पीड अप इज इक्वल टू के, इट मीन्स जितना नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ा दो इतना आपका स्पीड अप हो जाएगा। अगर आपकी सेगमेंट नंबर ऑफ सेगमेंट जितने ज़्यादा इतना स्पीड अप होने के चांसेस ज़्यादा। बट हाँ, ये याद रखना, सेगमेंट बढ़ाएंगे तो आपको कॉस्ट भी बढ़ेगा, आपको उसको कंट्रोल करके चलना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेंशन किया, दिस शो दैट द थियरेटिकल मैक्सिमम स्पीड अप दैट अ पाइपलाइन कैन प्रोवाइड इज के, where k is the number of segment in the pipeline. आई होप सो जो अभी के लेक्चर में हमने समझा, आगे हमने समझा कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, और उसके साथ फ्लिन टेक्सोनॉमी हमने समझी, फ्लिन क्लासिफिकेशन में समझा, फिर उसके बाद हम पाइपलाइन स्ट्रक्चर पर और पाइपलाइन के अंदर में दो एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश की। आई होप सो यहाँ तक आपको सभी चीज़ अच्छी तरह पता चल गई। इन केस कोई क्वेरी है तो जब मैं आप ये यूट्यूब पे एक्सेस करेंगे तब नीचे लिंक में मुझे आप उसकी क्वेरी मेंशन कर देना, ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू।